गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा के पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज 1857 के विद्रोह का ये आखिरी क्लास है। पिछले 2-4 दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक्सक्यूज चाहूंगी। कारण ये है कि थोड़ी मैं अस्वस्थ थी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये 1857 के विद्रोह का आखिरी क्लास है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लेती हूँ कि हम लोगों ने 1857 के विद्रोह में क्या क्या पढ़ा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे इसी लेक्चर को देखेंगे, तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगी कि अगर 1857 के विद्रोह को समझना है तो इस लेक्चर सीरीज का अर्थात 1857 के विद्रोह से संबंधित सभी वीडियोज को देखें, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वो सारे वीडियोज हमारे फेसबुक हैंडल एडवोकेट नेहा सिंह और यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला दोनों पे ही मौजूद है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के क्रम में ये देखा कि 1857 के विद्रोह के होने का मूलभूत कारण क्या था, अर्थात तत्कालिक कारण क्या था, जिसमें हमने चर्बी वाले कारतूस को तत्कालिक कारण माना। साथ ही हमने ये देखा कि इसका जो प्रशासनिक कारण क्या था, तो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही शोषित हो रहे थे। स्टूडेंट्स, भारत का जो पैसा था वो ब्रिटेन जा रहा था इनडायरेक्ट रूप में। यहीं के पैसे से यहीं पे व्यापार करके यहीं के पैसे को फिर ब्रिटेन भेजा जा रहा था। फिर रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, उसके बाद कुशासन के आधार पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मर्ज कर रही थी, तो इससे रियासतों के जो शासक थे वो बहुत ही त्रस्त थे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि हमारे सैनिकों के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य व्यवस्था में जो असंतोष व्याप्त हुआ था, उससे हमारे भारत के जो सैनिक थे वो बहुत ही प्रभावित थे। तो ये कहीं ना कहीं इंटायर पूरे भारत के अंदर जो उस टाइम का परिदृश्य था या जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो हमारे भारत के सैनिकों से लेकर आम जन तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से त्रस्त था। सभी विद्रोह करना चाह रहे थे, लेकिन किसी को मौका नहीं मिल रहा था। और इसको मौका दिया किसने? तो मंगल पांडे ने दिया। तो हम मानते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई में स्टूडेंट, हम जितने लोग भी लड़े उसमें पहला योगदान इनका जाता है। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जो रिफॉर्म हुए वो रिफॉर्म आगे होते गए। इस रिफॉर्म के बाद ही अगला कोई रिफॉर्म हुआ है, और सबसे बड़ा रिफॉर्म इसी। मैक्सिमम इतिहासकार लिखते हैं कि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन हम इस विद्रोह को असफल नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि इस विद्रोह के पश्चात ही सारे बदलाव शुरू हुए हमारे देश में। हमारे देश के लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। हमारे देश में जितने भी लोग हैं या उस टाइम में थे, उनको ये समझ में आया कि नहीं, हमारी भी कुछ अधिकार है। और उसके बाद धीरे धीरे शिक्षित वर्ग भी इसमें शामिल होते गया, और शामिल होने का परिणाम निकला कि हम लोग 1947 में आजाद हो गए। तो इस क्रम में स्टूडेंट, हम लोग ये सारी चीजें देख ले कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अलग अलग गतिविधियों से भारतीयों को त्रस्त कर रही थी, और उस त्रासदी के खिलाफ स्टूडेंट्स सभी लोग आवाज उठा रहे थे। इसमें अंततः क्या परिणाम हुआ? क्योंकि विद्रोह हर जगह हुआ, अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ, जिसके कारण विद्रोह को एक मजबूती नहीं मिली। अर्थात अलग अलग अब कंसाइज होकर सब कोई एक साथ लड़े और सब कोई अलग अलग लड़े, तो दोनों में अंतर होता है। एक साथ लड़ने वाले जितने भी लोग होते हैं उसमें सफलता कम समय में सुनिश्चित हो जाती है। तो वही सारी समस्या वहां पे उत्पन्न हुई। लेकिन अलग अलग विद्रोह होने के बाद भी बहुत सारे बदलाव हुए, तो हम उसी परिणाम पे आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या परिणाम हुआ? तो विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम यही हुआ कि भारत का जो शासन था क्राउन के हाथों में चला गया। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन और क्राउन का शासन अलग पढ़ते हैं। तो ये क्राउन का शासन हम 1857 के विद्रोह के बाद से ही पढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पढ़ते हैं। क्या होता है, जैसे ही 1857 का विद्रोह का दमन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के द्वारा किया जाता है, तो इसके बाद क्या होता है? महारानी का घोषणा पत्र आता है।
मतलब कि हस्तक्षेप होता है इसमें ब्रिटेन के शासकों का। इस युद्ध के पश्चात उनको कहीं न कहीं इस बात का अनुभव हो जाता है कि अब अगर ज्यादा भारतीयों का शोषण हुआ तो हम लोगों का जो व्यापार है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में अत्याचार कर रही थी, भारत से पैसे ब्रिटेन भेज रही थी, तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के शासक को या ब्रिटेन से रूल करने वाले लोगों को नहीं पता था कि भारतीयों का शोषण हो रहा है, पता सबको था। लेकिन वो लोग एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको भी यही लग रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और इसमें भारत सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि भारत जो था ब्रिटेन की एक कॉलोनी था और वो रॉ मटेरियल की एक फैक्ट्री था। भारत से जितने रॉ मटेरियल थे वो या तो फ्री में समझिए या बहुत कम मूल्य पे ब्रिटेन जा रहे थे, फिर भारत से बहुत ही सस्ते मैन पावर उनको मिल रहे थे और वो क्या करते थे कि यही के पैसे से वहां की चीजें लाके फिर यहाँ बेच देते थे और यहाँ पे यही के लोगों से फ्री में काम करवाते थे, तो वो सारी चीजें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, जिसका लाभ उनको ज्यादा से ज्यादा मिल रहा था। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो अवगत थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि भारतीय क्या हो गए हैं, तो भारतीय जागरूक हो गए हैं और अब वो अपना शोषण तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ उनको ये पता चल गया था और उन्हें ये जानकारी भी थी कि अब इसमें अभी तक तो क्रांतिकारी और सिपाही और किसानों और रियासत के शासकों ने लड़ा है, लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई है शिक्षित वर्ग के लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, अर्थात 1857 के विद्रोह में अब के पश्चात अब देखिएगा जितने भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षित वर्ग होते हैं, वो लोग हस्तक्षेप करते हैं और अपने तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। तो उनको पता था कि जो लोग बच गए हैं अब वो लोग विद्रोह करेंगे और वो लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो उनको झुकाना हमारे बस की बात होगी नहीं। तो इसलिए अब इन्होंने अपना दूसरा मार्ग चुना और क्या किया, शासन कौन संभालने लगा भारत का, तो वो क्राउन के हाथों में चला गया। कौन थी उस टाइम महारानी, तो महारानी थी विक्टोरिया। अब स्टूडेंट ये जो महारानी का घोषणा पत्र, हम लोग महारानी का घोषणा पत्र ही कहते हैं, महारानी के घोषणा पत्र का वास्तविक नाम क्या था, अभी आपको मैं बता देती हूँ। महारानी के घोषणा पत्र का वास्तविक नाम था एन एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया। इस घोषणा पत्र को तैयार किसने किया था, तो ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग लिख लीजिएगा, एडवर्ड स्टैनले। एडवर्ड स्टैनले ने इस घोषणा पत्र को तैयार किया था और स्टूडेंट इस घोषणा पत्र के आने के बाद पहले भारत सचिव भी इन्हों को बनाया गया। पहला भारत सचिव भी यही थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने, यही बने। अब ये जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है स्टूडेंट, इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। घोषणा पत्र और कौन पढ़ा, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा गया, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, तो 1 नवंबर 1858 को। अब क्या था इस घोषणा पत्र में, आखिर ऐसी क्या बातें थी घोषणा पत्र में जिससे भारत के लोग संतुष्ट होने वाले थे, तो स्टूडेंट देखिए, ये लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को पढ़ा। इसी घोषणा पत्र के माध्यम से स्टूडेंट जो गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसको भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, इसीलिए ये इस चीज को क्या करते हैं, इसका ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको इसके बारे में भारत के लोगों को बताते हैं। अब ये भारत के लोगों को बताते हैं और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं। जो अंतिम गवर्नर जनरल रहा वही भारत का पहला वायसराय हो गया। तो जब ये भारत के पहले वायसराय बनाए जाते हैं तो क्या क्या रिफॉर्म होगा इसके बारे में, अर्थात जो बीज डलहौजी बोए रहते हैं हड़पने की, फूट डालने की, बर्बाद करने की, उन सभी
चीजों को अब सामूहिक तौर पे संभालने का कार्य किसका था? तो संभालने का कार्य था स्टूडेंट लॉर्ड कैनिंग का। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो घोषणा पत्र की मुख्य बातों में सबसे बड़ी बात थी कि जो भारत में कंपनी का शासन समाप्त, भारत में कंपनी का शासन समाप्त। अब आपको लगेगा कि हम तो स्वतंत्र ही हो गए, तो नहीं स्टूडेंट, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। क्राउन का शासन प्रारंभ अर्थात क्राउन का शासन प्रारंभ अर्थात ब्रिटिश राज सत्ता यानी ब्रिटेन की जो सरकार है अब भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। उसके बाद इनको पता था कि लोगों में असंतोष व्याप्त क्यों हुआ। तो लोगों में असंतोष इसलिए व्याप्त हुआ कि जब आप भारत में आए और भारत के ही शासकों को उनके राज्य से बेदखल कर दिए तो आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही। तो इन्होंने जो दूसरा रिफॉर्म किया वो क्या किया, इन्होंने कहा कि देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। यानी आप जैसे शासन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य को देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। मतलब कोई भी देशी रियासत जो है अब उसको ब्रिटेन की सरकार अपने में मर्ज नहीं करेगी। आप जहां से शासन कर रहे हैं वहां से शासन करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर कहा कि भारत के धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में अब भारत की बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां थी, पढ़ाई लिखाई रहन सहन, उन सब चीजों में क्या था, इन्होंने कहा कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए जो मिशनरीज आती थी वो धर्म परिवर्तन का बात करते थे। इन्होंने कहा कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म परिवर्तन पे भी आपके धार्मिक जो विचारधारा है उस पर चोट नहीं करेंगे। वो सारी गलतियां जो हो चुकी है उसको पूर्णतः सुधार लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त किया जाता है। अर्थात उनके व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रियासतें मर्ज की जा रही थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारतीय सेना का अनुपात क्या किया गया, 5:1 से 2:1 किया गया। अर्थात 5 भारतीयों पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक था, अब उसको 2:1 कर दिया गया। और मैं बताई ही भारत सचिव के पद का सृजन, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और भारत सचिव के लिए एक ऑफिस बनाया गया जिसको इंडिया हाउस ऑफिस कहा गया। लंदन में, यहीं से ये प्रशासन संभालेंगे। भारत सचिव के काम में सहयोग के लिए क्या किया गया, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया। और ये जो भारत सचिव होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। अब आखिर इनका काम क्या था, तो पहले जो था स्टूडेंट, जो गवर्नर जनरल था उसके पास पावर थी, वो डायरेक्ट कोई भी निर्णय ले सकता था। अभी मैं आप लोगों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं आप लोगों को जितने भी एक्ट लागू हुए उनके बारे में मैं जब बताऊंगी तो आप देखेंगे या पहले जो पढ़े होंगे तो भी देखते होंगे कि सारा पावर था गवर्नर जनरल के पास, उन्हीं का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था भारत में। लेकिन अब इस चीज को क्या कर दिया गया, कंसाइज कर दिया गया। जो वायसराय बने
वायसराय का पद बना। अब वायसराय अपना रिपोर्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, तो वायसराय अपना रिपोर्ट देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। रिपोर्ट भारत सचिव को देंगे। अब भारत सचिव ब्रिटेन के संसद को ये खबर पहुंचाएगी, उसके बाद महारानी तक जाएगा ये। अब इसको क्या कर दिया गया, चैनलाइज कर दिया गया। अब आप ये डायरेक्ट इसको नहीं आप कर सकते थे, कोई भी बात होगा तो वायसराय किसको इन्फॉर्म करेंगे, भारत सचिव, और भारत सचिव ब्रिटेन की सरकार को इन्फॉर्म करेगा। तो ये रिफॉर्म हुए स्टूडेंट। इसके बाद क्या हुआ, इस रिफॉर्म के बाद भारत में स्थिरता आई। स्थिरता बोले तो आप देखेंगे कि फिर जो इकोनॉमिकल शोषण होगा उसके बाद फिर से आंदोलन आक्रोश पकड़ेगा। भारत में स्थिरता आई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जो थे स्टूडेंट 1857 के विद्रोह से जुड़े, वो मैं आप लोगों को बता दूं, याद रखिएगा लोग, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछता है, हम इजीली आंसर कर लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसपे ध्यान नहीं। रामगढ़ रियासत था उस टाइम, नोट में आप कर लीजिएगा, रामगढ़ रियासत एमपी में है, रामगढ़ एमपी में रामगढ़ रियासत। यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अवंतीबाई ने किया था। फिर मैं मौलवी अहमदुल्ला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने 2 बार कॉलिन कैंपवेल को पराजित किया था, लेकिन हमारे देश के गद्दारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद स्टूडेंट इतना ही नहीं, 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह में अंग्रेजों के सहयोगी जो रहे हमारे भारतीय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी भी हमारे भारतीय रहे। उसमें आपके सिंधिया थे, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई ने पराजित करके ग्वालियर पे अपना अधिकार कर लिया, जियाजी राव सिंधिया। फैजाबाद रियासत के एक मंत्री थे, फैजाबाद रियासत के एक मंत्री थे, ये सब आप नोट्स बना सकते हैं। सलार जंग भोपाल की सिकंदर बेगम सिंधिया, सलार जंग ये फैजाबाद के थे। सिकंदर बेगम जो थी वो भोपाल से थी। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान थे, अफगानिस्तान के शासक थे स्टूडेंट। फिर पटियाला के शासक थे, इन सब ने, साथ ही जिंद, नाभा, कपूरथला और फरीदकोट, इन सभी जगह, पंजाब का क्षेत्र है, सभी जगह के शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। भारत में जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो ये सारे लोग अंग्रेजों के सहयोगी थे। इस विद्रोह से 1857 के विद्रोह से मद्रास एकदम अछूता रहा। मद्रास में कोई प्रभाव नहीं था 1857 के विद्रोह का। और एक पत्रिका के बारे में मैं बता दे रही हूँ, और आपको तो ये पता ही है कि वीर कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे विद्रोही थे, विद्रोही बोले तो एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार कई युद्धों में पराजित किया। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी गए वो, वहां भी उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और कई बार अंग्रेजों को पराजित किया। विद्रोह के दौरान एक पत्रिका आया करती थी, पयाम ए आजादी, पयाम ए आजादी, पयाम ए आजादी। बेदार वक्त, ये कौन थे, तो ये बहादुर शाह जफर के पोते थे। इस पत्रिका के माध्यम से लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता था, ये समाचार पत्र के रूप में था। जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था, इसको पयाम ए आजादी को कौन प्रकाशित कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर के पोते बेदार वक्त। और 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच जो पहला युद्ध हुआ था स्टूडेंट, वो हिंडन नदी के तट पे हुआ था। एकदम याद रखिएगा लोग, हिंडन नदी के तट पे हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीयों के बीच हुआ था 1857 के विद्रोह का।
तो ये हम लोग का आखिरी क्लास था 1857 के विद्रोह का। देखिए कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा पहले ही कि कल हम लोगों को क्या पढ़ना है। अगर आप सभी को हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर बनाइए और 1857 के विद्रोह के पूरे सीरीज को देखिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट।